दोस्तों, शहर के नामी गिरामी करोड़पति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। जब गायब हो जाते हैं तो घर वाले तमाम इधर उधर उनको पता लगाते हैं। जब कहीं जानकारी नहीं मिलती तो साथियों कुछ ही टाइम बाद घर पे मैसेज आ जाता है कि करोड़पति व्यापारी का किडनैप हो गया है। यह सूचना पुलिस को दी जाती है। साथियों, चूंकि हाई प्रोफाइल मामला होता है, आला अफसर तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। पुलिस भी सक्रियता बढ़ जाती है कि कैसे कहां से किडनैप हो गया। मौके पर पुलिस टीम पहुंचती है, वहां की जांच पड़ताल करती है। साथियों, पुलिस 24 घंटा तक काफ़ी जांच पड़ताल करती है, लेकिन पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगता। इसी बीच चूंकि काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था तो आला अधिकारी जांच एटीएस को दे देते हैं। जो एटीएस इंस्पेक्टर होते हैं संतोष कुमार, जांच उनको दी जाती है। अफसर बताते हैं कि बहुत हाई प्रोफाइल मामला है, जितना जल्द हो सके उतना जल्दी इसमें जो दोषी हो उसको पकड़िए। संतोष कुमार बिल्कुल अपने साहब से जी सर करके वहाँ से निकल जाते हैं। साथियों, कैसे एक अधिकारी अपने पुलिस विभाग से साथियों एक भिखारी बनता है। भिखारी के वेश में कैसे वह मुजरिम तक पहुंचता है। साथियों, कहानी को जानने के लिए बने रहिए हमारे वीडियो पर। नमस्कार, मैं सुनील सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जब संतोष कुमार को यह केस दी जाती है तो अपने टीम के साथ उस व्यापारी के घर, उस गोदाम पे पहुंचते हैं जहां उनकी कंपनी थी। वहां का मौका मुआयना करते हैं। फोरेंसिक टीमें भी हैं साथ में। कुछ सुराग एकत्रित करते हैं, लेकिन सुराग कुछ मिलता नहीं। कुछ खास कुछ निशान वगैरह मिलते हैं, लेकिन कोई खास नहीं होते कि मुजरिम तक यह पहुंचा सके। साथियों, अब संतोष कुमार जी खुद यह सोचते हैं कि क्यों ना मैं ऐसा भेष धारण करूं जिससे मुजरिम तक पहुंचने का एक जरिया बने। वह साथियों भिखारी के वेश धारण करते हैं और अपने टीम को एक्टिव रखते हैं कि कोई ऐसी हरकत हो तो आप लोग एक्टिव रहे। व्यापारी के घर से कुछ दूर पर एक बड़ा सा चौराहा होता है। उनको ऐसा अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं अगर मुजरिम जो किडनैपर हैं, कहीं ना कहीं इनके घर की लोकेशन, कंपनी की लोकेशन जरूर लेते थे। कहीं ना कहीं यह शहर में सक्रिय जरूर होंगे। साथियों, वो एक भिखारी के वेश में चौराहे पे बैठते हैं, लेकिन कहते हैं कि कोई भेष भी बदलो तो काफ़ी समस्याएं भी आती हैं। क्योंकि इस गेटअप को बदलने के लिए उनको काफ़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ता है। फटे पुराने मैले कपड़े होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, बाल बिखरे बिखरे। साथियों, एक हाथ में डंडा और ऐसे वेशभूषा बनाते हैं कि मानो 50-60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, धीमे धीमे चलना। साथियों, जहां चौराहे पे बैठना चाहते हैं, पूर्व में जो भिखारी वहां के थे वो भी इसका विरोध करते हैं कि हम लोग थे, तुम कहां से आ गए भाई। बच्चे भी जानते हो, अगर कुछ भिखारी वगैरह अगर पहुंचते हैं तो बच्चे भी थोड़ा बहुत उनसे शरारत कर देते हैं। ऐसा संतोष कुमार की भी साथ होता है, लेकिन वो तो एक केस के इन्वेस्टिगेशन पे होते हैं तो इन सब से लेना देना नहीं होता उनका। साथियों, चौराहे पर बैठे हुए हैं। एक दिन उनको दोस्तों एक दिन वह बैठे हुए थे, क्योंकि उनका तो अब भिखारी के बेस में बैठे थे तो चलते हुए लोगों से कटोरा भी बढ़ा देते थे कि दे दो, कुछ दे दो। लेकिन मेन उनकी निगाह थी मुजरिम के ऊपर। जो चौराहे पे लोग आते थे उनके ऊपर उनकी नज़र होती है कि कौन ऐसा संदिग्ध कोई व्यक्ति नहीं है जो बार बार यहाँ चौराहे पे आ रहा है। ऐसा ही एक लंबा चौड़ा व्यक्ति एक पान की गोमती में उनका लगभग 3-4 दिन वहाँ बैठते हो जाता है। तो उनको यह आभास होता है कि यह व्यक्ति इस पान की गोमती में
डेली आता है। आप चौराहे पे देखे होंगे कि पान और चाय जो बेचते हैं वो छोटी छोटी गोमतियाँ रखे रहते हैं। वहीं उनको उस व्यक्ति के ऊपर संदिग्धपन लगता है कि डेली आता है इस गोमती पे और यहाँ से सीधा वापस हो जाता है। अगला दिन होता है, क्या देखते हैं कि वही व्यक्ति पीछे एक गली होती है उधर जाता हुआ दिखाई देता है। आज चूँकि इंस्पेक्टर साहब पूरी तैयारी से थे कि आज कुछ न कुछ सुराग जरूर हो सकता है, मिलेगा। पीछा करते हैं। अब चूँकि भिखारी हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता कि कौन होगा। वह व्यक्ति एक गली में जाता है, वहाँ आगे चलकर एक और व्यक्ति उसको मिल जाता है। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। इधर संतोष कुमार जी थे जो वो कुछ दूरी पे अब भिखारी के बेस में हैं, अपना इधर उधर कर रहे हैं। तो क्या सुनते हैं कि वो किसी जब बातें कर रहे होते हैं तो साधु साधु का नाम आता है। उनको ऐसा आभास होता है कि जो इनका सरगना है जरूर किसी ढोंगी बाबा जैसा होगा। कोई उसका वेशभूषा जो है वो बाबाओं जैसा है, जो जैसी ये चर्चा कर रहे हैं। अब ये अपनी टीम को भी सक्रिय कर देते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो जो यहाँ के आसपास जो साधु के बेस में व्यक्ति आप लोगों को मिले उन पर थोड़ी सी कड़ी निगरानी रखना। हम लोग लगभग सुराग के नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं। एक संदिग्ध व्यक्ति इस हालत में डेली यहाँ आता जाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है, अभी तो संदिग्ध में है, कुछ न कुछ हम लोगों को सुराग मिल जाए। साथियों, एक दिन भिखारी उसी गोमती पे जाते हैं। गोमती के नज़दीक पहुंचते हैं, कहते हैं बाबूजी पैसे तो नहीं है, कटोरा लिए हुए भिखारी, कुछ दे दो। साथियों, जैसे ही उस चाय वाले के नज़दीक पहुंचते हैं वैसे लुढ़क जाते हैं, जैसे आप देखे होंगे झुक जाते हैं। चाय वाला खड़ा था, उससे लिपट गए। चाय वाला कुछ समझ नहीं पाता। इधर ये इंस्पेक्टर साहब अपना काम कर लेते हैं। जो ज़रूरत थी उनको वहाँ मिल गई। इधर चाय वाला कहता है, अरे भिखारी बैठ जाओ बैठ जाओ, कहाँ जा रहे हो, चाय पियो तो चाय पिला दूँ। कहते हैं हो गया बाबूजी, अब चलते हैं। हुआ यूँ, उनको कुछ 10 से 15 मिनट पहले ही वह संदिग्ध व्यक्ति उस चाय वाले से मिल कर गया था। संतोष कुमार को कुछ न कुछ अंदेशा होता है कि कुछ न कुछ उस चीज़ जैसे चाय वाले को दे रहा है। तो वही उसके पास पहुंचते हैं। और पहुंचने के बाद साथियों, जो गिरते नहीं बल्कि गिरने का एक उनको कुछ सबूत लेना था। उस चाय वाले के जेब से एक पर्ची निकलती है जिसमें कुछ कोड लिखे होते हैं। अब चूंकि कोड था, ज़्यादा ये समझ में नहीं आ रहा था। अपने टीम को यह चीज़ दिखाई जाती है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि ये कोई प्लानिंग है, कोई बड़ी प्लानिंग या साजिश की जा रही है। अब टीम उनकी सक्रिय है। साथियों, इधर जो शहर में साधु के बेस में व्यक्ति थे जिनका गतिविधियों पर नज़र रखी जा रही थी, क्योंकि साधु संत तो बहुत होते हैं लेकिन जो संदिग्ध लोग थे उन पे नज़र रखी जाती थी। दो ऐसे ही साधु के बेस में संदिग्ध व्यक्ति इंस्पेक्टर साहब की टीम को नज़र आते हैं। उन पर पूरी गतिविधियां और पूरी नज़र रखी जाती है। साथियों, वह व्यक्ति उन सुबह से निकलते हैं और एक शहर से कुछ दूर, लगभग 12-13 किलोमीटर दूर बाहर एक जंगल होता है, वहीं उनका डेली अप डाउन का काम होता है। जब उनके कर्मचारी इंस्पेक्टर साहब को जानकारी देते हैं, उनके स्टाफ, कि सर ऐसे ऐसे 2 व्यक्ति हैं जिनका शहर से इधर जंगल की ओर आना जाना होता है और ये साधु के वेश में ही जैसे आपने बताया है। अब उन साधुओं पर काफ़ी कड़ी नज़र रखी जाती है। इधर संतोष कुमार जी जो इंस्पेक्टर साहब थे वो सोचते हैं क्यों ना इन साधुओं का पीछा किया जाए, और फिर मैं ऐसे वेशभूषा में हूँ, मुझे कौन शंका ही करेगा कि मैं कौन हूँ।
एक दिन सुबह का टाइम होता है, उन्हीं साधुओं के पीछे पीछे वह चल देते हैं। अब साधु चूंकि हष्ट पुष्ट थे, रेंगे जा रहे थे। इधर भिखारी जी जो थे, इंस्पेक्टर साहब धीमे धीमे उनके देख कर चल ही रहे थे, लेकिन देखते हैं कि वो बहुत दूर चले जाएंगे तो एक आवाज़ देते हैं, अरे महाराज संत जी, हमारा भी उद्धार कर दीजिए, हमें भी इधर ही बुलाए चलिए। अब जो दोनों साधु होते हैं रुक जाते हैं, कहते हैं अरे तुम कहाँ जाओगे, हम लोग चलते फिरते भ्रमण करने वाले व्यक्ति हैं, तुम तो विकलांग दिख रहे हो, डंडे के सहारे से चल रहे हो। इधर इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि अरे बाबूजी, अब मेरा क्या ठिकाना है, तुम लोगों को देखा, सोचे आप लोगों के ही सहारे मुझे भी कहीं रोजी 2-4 रोटी मिल जाएगी, कुछ पेट भर जाएगा, नहीं हमें पूछने वाला कौन है। पहले तो साधु के वेश में वो जो व्यक्ति होते हैं इनको थोड़ा सा लताड़ने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन इनके आग्रह करने पर कहते हैं ठीक है चलो, हम लोग तो इधर जंगल की तरफ जा रहे हैं, चलो तुम्हें भी जहाँ भोजन करेंगे थोड़ा दे देंगे, तुम चलो आपस में दोनों चर्चा करते हैं कि इसको लिए चलो, ये तो भिखारी है, ये क्या जानता है। साथियों, उस भिखारी को भी बुला लेते हैं साथ में, धीमे धीमे चल रहे हैं, पास में आ जाता है जंगल। जैसे ही उसमें प्रवेश करते हैं तो इंस्पेक्टर साहब क्या देखते हैं कि ये घना जंगल है, यहाँ तो लोगों का आना जाना नहीं है। उनसे पूछते हैं कि आप लोग कहाँ मुझे ले चलेंगे, इधर तो बहुत घना घनघोर जंगल है, इसमें तो जानवर वगैरह भी रहते होंगे, मैं तो दौड़ भी नहीं पाऊँगा। अरे महाराज, 2 रोटी के तलाश में मैं निकला था, लेकिन आप लोग मुझे कहाँ लेके आ गए। साधु जो दोनों होते हैं उनको समझाते हैं, अरे चलो आगे, अच्छा मेरा घर बना हुआ है, चलो वहीं तुमको मैं खाना पीना खिलाऊंगा। साथियों, ऐसा ही होता है, जैसे ही कुछ दूरी चलने के बाद उनको वहाँ गुफाएं बनी हुई दिखाई देती हैं इंस्पेक्टर साहब को। अब गुफा के अंदर जाते हैं तो जो वहाँ पहले से ही मौजूद होते हैं, कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो उस गुफा की रक्षा करने वाले होते थे, अब सामने खड़े हैं। इस भिखारी के बारे में उन साधुओं से पूछते हैं तो कहते हैं, अरे ये मेरा परिचित है, ये वहीं शहर में मिल गया था, अब इसको भी यहीं बुलाए आए हैं, कहता है मुझे भी कहीं ले चलो, इसे कोई दिक्कत नहीं, इसको जाने दो, बेचारा थोड़ा बहुत खाना पीना पा जाएगा, अपना कहीं पड़ा रहेगा। पहले तो जाने से मना कर देते हैं, लेकिन कहते हैं ठीक है, ये क्या करेगा। अब इंस्पेक्टर साहब अंदर जा रहे हैं साधु के वेश में, अंदर पहुंचते हैं, काफ़ी लोग अंदर, गुफाएं हैं, लोग हैं। अब वो एक चकाचौंध से हो जाते हैं कि यहाँ साधु के वेश में कैसे यहाँ लोग हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या क्या यहाँ चलता होगा। अब वो थोड़ा सा उनको ये होता है कि बहुत बड़ा यहाँ सरगना है, कोई गैंग है बड़ी, जिससे ये संचालित करते हैं, लोगों का किडनैप करते हैं। उनको ये आभास तो हो गया, लेकिन अंदर जानते हैं जो मेन सरगना होता है उससे भी मिलते हैं। साथियों, वो इनको डांट कर भगा देता है, साधुओं को भी डांटता है कि तुम लोग कहाँ इन भिखारियों को लेकर आ गए। अब साधु कहते हैं कि महाराज जी अब मिल गए हैं तो 2 रोटी इसे भी दे देना, कहीं पड़ा रहेगा, जंगल तो है, कौन सी जगह की कमी है। अब उन लोगों को क्या पता कि कौन है। साथियों, अब भिखारी साहब जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जानने का प्रयास करते हैं कि हकीकत में जिस केस के मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ उसी रूट पे हूँ कि मैं बाहर हूँ। साथियों, अंदर एक गुफा बनी हुई है। 2 घंटे बाद उनको पता चलता है, खाना पीना का टाइम होता है, तो जो खाना बनाने वाले होते हैं वो अंदर जब खाना ले जाते हैं तो उनके साथ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि यहाँ तो काफ़ी लोग हैं। उन्हीं में एक शहर का फोटो देखे थे वो व्यापारी भी उनको दिख जाते हैं। जब व्यापारी को दिख जाते हैं तो एकदम निश्चिंत से हो जाते हैं कि मैं अपने केस की लोकेशन पे सही दिशा में जा रहा हूँ। अब वो सोचते हैं
कि अगर व्यापारी को यहाँ ये साधु के वेश में छुपा या दुष्ट यहाँ कैद किया हुआ है तो इसका मकसद क्या है? ना तो ये अभी फिरौती की मांग किया हुआ है, तो इस व्यापारी को लाने का इसका क्या मकसद हो सकता है? अभी नए नए गए हैं, सोचते हैं चलो कुछ टाइम बिताते हैं, धीमे धीमे इसको जानकारी लेंगे। समय बीतता है, 1-2 दिन बीत गए, आपस में कुछ साधुओं से भी सुबह का टाइम होता है, प्रणाम भी करते हैं उन दुष्ट आत्माओं को। अब चूंकि वो तो केस पर हैं, कुछ जानते हैं कि प्रयास करते हैं कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से यहाँ कैसे आ गए। हरकतें भी ऐसी करती हैं कि सबको लगे ये भिखारी भी हैं और इनके बुद्धि विवेक नहीं है। एक दिखावा भी करना पड़ रहा है। साथियों, लगभग 1 हफ्ते इसी में गुजर जाते हैं। इधर जब पूरी जानकारी ले लेते हैं उन किडनैपरों का, अब सारी जानकारी एकत्रित करके इंस्पेक्टर साहब अपने मुख्यालय पर एक मैसेज देते हैं कि मैं बदमाशों के बीच में हूँ, ये लोकेशन है और यहाँ असलहे से सभी एकदम मजबूत ये बदमाश हैं। तो मैं मुख्यालय से चाहूँगा कि अधिक से अधिक मुझे सिक्योरिटी दी जाए ताकि मैं इनका इस काम जो कर रहे हैं इसको पकड़ सकूं। साथियों, यहाँ जब मुख्यालय पर उनका संदेश आता है तो यहाँ से काफ़ी पुलिस बल और उनके स्टाफ पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद जंगल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इधर जब उसका सरगना जो होता है उसको पता चलता है कि ये भिखारी कुछ न कुछ संदिग्ध लग रहा है, जब भिखारी के पास बुलवाया जाता है, भिखारी जाके उनके पास सरगना के पास खड़ा है। सरगना पूछता है तुम कौन हो? इंस्पेक्टर साहब कहते हैं तुम जान ही जाओगे अभी, अब उनकी टीम चारों तरफ से घेर चुकी है गुफा को। बाहर से अनाउंस कर दिया जाता है कि जितने भी अंदर लोग हों कृपया हाथ खड़े करके बाहर आ जाएं, नहीं कोई लोग नहीं बचेंगे। जब ऐसा सर्विलांस से अनाउंस होता है तो अंदर जो ये लोग होते हैं सभी को सुनाई देता है। तो जो सरगना था वो कहता है अपने जो और साथी सहपाठियों से कि ये कोई पुलिस का आदमी है, तुम लोग इसको समझ नहीं पाए। इधर इंस्पेक्टर साहब अपने पूरे मेन उसमें आ जाते हैं, जो भिखारी का वेश का कपड़ा वेशभूषा है उसको फेंक देते हैं। साथियों, कहते हैं मैं ATS का इंस्पेक्टर संतोष कुमार हूँ। जब ऐसी बात करते हैं तो वहाँ सारे लोग चौंक जाते हैं, उनको ही पकड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सरगना को ही पकड़ लेते हैं। साथियों, जब सरगना को पकड़ लेते हैं और आवाज़ दे देते हैं कि उनकी सिक्योरिटी अंदर आ जाए, साथियों पुलिस बल पूरा अंदर पहुंचता है। इसके बाद जो किडनैपर होता है उसको बंधक बना लिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुमने इस रईस व्यापारी का तुमने क्यों किडनैप किया है? तो वो सारी जो कहानियाँ बताता है वो कहता है और पूछते हैं कि तुमने फिरौती क्यों नहीं मांगी? तो उसने कहा कि मेरा उद्देश्य फिरौती मांगना नहीं था, बल्कि इस व्यापारी को भी नीचा दिखाना था। इसके बाद कुछ दिन के बाद इसको छोड़ देते, क्योंकि इसने मेरे पिताजी को कंगाल कर दिया था, मेरे कंपनी को बर्बाद कर दिया था, इससे मेरा बदला लेना था। इसके बाद कुछ उसके कागज दस्तावेज वहाँ खंगालती है पुलिस, तो उस जो कंपनी मालिक के कंपनी के कुछ कागज मिलते हैं, तो बताता है कि मैं इसकी कंपनी को अपने नाम करा लेता, क्योंकि इसने ज़बरदस्ती मेरे पिता की कंपनी, ये कई थे, मेरे पिता की कंपनी को बंद करा दिए और वो दिवालिया हो गए थे, तो उसको इन्होंने अपने नाम करा लिया था। बदले की भावना से मैंने ऐसा किया है। साथियों, इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि तुम अगर ऐसा हुआ था तुम पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराते, तुमने कानून अपने हाथ लिया है, इसलिए तुम दोषी हो, अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, व्यापारी को छुड़ा लिया जाता है और जो
उसके सारे सदस्यों को जेल भेज दिया जाता है। साथियों, थोड़ा सा निवेदन है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथियों, नमस्कार।